हर रात ठीक 3 बजे रामपुर की सुनसान गलियों में एक आवाज रेंगती हुई गुजरती, सिलाई मशीन की लयबद्ध खटखट और घर घर टांके पर टांके और तेज। अगर जिस घर से यह आती थी वह 40 साल से ताले में बंद और वीरान पड़ा था, और वे जानते थे कि जब भी अंधेरे में वो मशीन गाने लगती, रामपुर में जल्द ही किसी को कफन की जरूरत पड़ने वाली है। आज रात मशीन को एक नया मालिक मिल गया था। रूही 24 साल की थी और उसके हाथ ही उसकी एकमात्र दौलत थे। वह एक फटे चीथड़े को दुल्हन का जोड़ा बना सकती थी, पर किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी छोटी सी सिलाई की दुकान बाजार की आग में जल गई थी, और एक ही रात में उसकी जमा पूंजी और उसकी मशीन को निगल गई थी। जहां मैं फिर से काम कर सकूं, चाहे कितनी भी पुरानी हो, परवाह नहीं। एजेंट अजीब सी मुस्कान मुस्कुराया और बोला कि उसके पास एक बिल्कुल सही घर है। वो घर एक उजड़ी झाड़ झंखाड़ से भरी गली के बंद सिरे पर खड़ा था। उसका रंग मरी हुई खाल की तरह उखड़ रहा था और खिड़कियां धूल से अंधी हो चुकी थीं। फिर भी एजेंट ने जो किराया बताया वो इतना हास्यास्पद रूप से कम था कि रूही हंस पड़ी। यकीन था कि उसने गलत सुना है। इतना सस्ता क्यों? उसने पूछा। मालिक की एक ही शर्त है, उसने पीछे हटते हुए जोड़ा। सूरज ढलने के बाद किसी का नाप मत लेना, अपना भी नहीं। और फिर बिना वजह बताए वह जल्दी से चलता बना। अंदर घर से पुराने कपड़े और ठंडी राख की महक आ रही थी। फीके पड़ चुके कपड़ों के थान कोनों में अब भी टिके थे, और दीवार के पास एक बिना सिर का दर्जी का पुतला खड़ा था, मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ, जैसे अपनी ही शादी में भुला दी गई कोई दुल्हन। सिर्फ एक दरवाजा था जो नहीं खुल रहा था, घर के बिल्कुल पीछे, फूल कर बंद और बाहर से कुंडी लगा हुआ। उसने उसे 2 बार खींचा, फिर छोड़ दिया। आज रात वह इतनी थकी थी कि एक पुराने दरवाजे से लड़ नहीं सकती थी। उस पहली रात थकान ने रूही को गहरी नींद में खींच लिया, मगर किसी चीज ने उसे वापस बाहर घसीट लिया। एक आवाज, मध्यम, यांत्रिक, सब्र भरी, खट खट, घर घर के भीतर कहीं से आती हुई। वह जड़ होकर लेटी रही, खुद को समझाती रही कि यह कोई चूहा है, या हवा है, या पुरानी कड़ियां बैठ रही हैं। उसने तब तक सांस रोके रखी जब तक वह आवाज अचानक बंद नहीं हो गई, जैसे उसे पता हो कि रूही सुन रही है। उस रात फिर नींद नहीं आई। सुबह होते होते वह डर बेवकूफ़ी जैसा लगने लगा, जैसे हर रात का डर सुबह लगता है। एहतियात से तेज जिज्ञासा ने रूही को फिर उस बंद दरवाजे के पास खींच लिया। इस बार उसने पेचकस से जंग खाई कुंडी को निकाला और फूले हुए लकड़ी के पल्ले को तब तक धकेला जब तक वह कराहते हुए खुल न गया। उसके पार का कमरा छोटा और बिना खिड़की का था, और फर्श के बीचों बीच पड़ी एक ही आकृति एक मटमैली धूल चादर के नीचे छिपी थी। जो कुछ भी था वह किसी बैठे हुए इंसान के आकार जितना था। रूही ने हाथ बढ़ाया, चादर पकड़ी और खींच ली। चादर के नीचे एक सिलाई मशीन रखी थी, पर ऐसी नहीं जैसी उसके पास कभी रही हो। वह पुरानी और भारी थी, काले लोहे में ढली हुई। उसका ढांचा किसी सोते हुए हंस की तरह मुड़ा हुआ और पूरे पर फीकी पड़ी सुनहरी बेलों से सजा हुआ। एक तरफ हाथ से घुमाने वाला पहिया चमक रहा था, और उसकी बांह पर पीतल की एक नामपट्टी जड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मशीन में पहले से धागा डला हुआ था, एक अकेला रील तैयार रखा था, न काला न सफेद, बल्कि गाढ़ा सूखा खून सा लाल। उसे चादर वापस डालकर वहां से चले जाना चाहिए था, अगर इसके बजाय उस दर्जन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ऐसी मशीन रूही की कुल जमा पूंजी से भी ज्यादा कीमती थी, और यहाँ ये यूं पड़ी थी, छोड़ी हुई, मानो सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। उसने उसे संभाल कर अगले कमरे में ले जाकर खिड़की के पास रखा, जहाँ अच्छी रोशनी आती थी। तू और मैं मिलकर मेरी जिंदगी संवारेंगे, उसने उससे आधे मजाक में फुसफुसाया। उसने सुई के नीचे कपड़े का एक टुकड़ा डाला और हत्थी घुमाई। जो टांके निकले वे बेअब थे, अमानवीय रूप से सीधे, नामुमकिन हद तक बारीक। उसकी पहली असली ग्राहक बगल वाली विधवा थी, जो एक पुरानी साड़ी से एक साधारण ब्लाउज सिलवाना चाहती थी। रूही उस काली मशीन पर बैठी और काम करने लगी, और कुछ असाधारण घटित हुआ। उसके हाथ मानो खुद ब खुद चलने लगे, किसी के निर्देशन में, यकीन से भरे, उसकी अपनी कारीगरी से कहीं ज्यादा तेज। विधवा खुशी से चौंक उठी और रूही के हाथों में फालतू सिक्के दबा दिए। भाग्यशाली उंगलियां, बुढ़िया ने रूही के गाल को छूते हुए कहा। तेरी उंगलियों में बरकत है, बच्ची। रूही एक ऐसे गर्व से दमक उठी जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। करिश्माई दर्जन की चर्चा रामपुर में गिरे हुए पानी की तरह फैल गई। हफ्ते भर के अंदर औरतें भोर से ही उसकी दहलीज पर भीड़ लगाने लगीं, कपड़े थामे और उसका वक्त मांगती हुई। उस काली मशीन पर रूही जो कुछ भी सिलती वह बेहद खूबसूरत निकलता, और पैसा इतनी तेजी से आता कि वह गिन भी न पाती। वह उस मशीन से प्यार करने लगी, काम करते हुए उससे बातें करने लगी, हर रात उसका शुक्रिया अदा करने लगी। उसने कभी गौर नहीं किया कि उसने एक बार भी रील नहीं बदली, फिर भी वह गाढ़ा लाल धागा कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे वह कितना भी सिलती। फिर बगल वाली विधवा बीमार पड़ गई। शुरुआत एक छोटी सी खांसी से हुई, उसी दिन जब उसने अपना नया ब्लाउज पहना, और 3 दिन के अंदर वह अपने बिस्तर से उठ भी न सकी। डॉक्टर हैरान था, ऐसा लगता था जैसे वह बस उधरती जा रही हो, हर घंटे पतली और पीली होती जा रही हो, मानो कोई चीज उसकी खाल से होकर उसकी जान खींच रही हो। इसे यह मत पहनने दो, रूही ने परिवार से कहा।
हालांकि वह बता नहीं सकी कि अपनी ही बेऐब सिलाई का नज़ारा अचानक उसकी रूह क्यों कंपा गया। उस रात विधवा चल बसी। गली पर मातम छा गया और उसके साथ रूही के सीने में शक का एक छोटा सा ठंडा बीज पड़ गया। पर उसने उसे तर्क से दबा दिया, जैसे डरे हुए लोग हमेशा करते हैं। औरत बूढ़ी और कमजोर थी। बीमारी बूढ़ों को हर वक्त लील ही जाती है। यह तो बस एक क्रूर इत्तेफाक था और कुछ नहीं। उसने मरी हुई औरत की रूह के लिए एक दिया जलाया और वापस अपने काम पर लग गई। आखिर ऑर्डर ढेर होते जा रहे थे और वह काली मशीन सब्र से खिड़की में इंतजार कर रही थी। उसकी सुई चमक रही थी। 3 रात बाद वह आवाज लौट आई। खट खट। घर किसी मशीन के चलने की वही अचूक लय अंधेरे घर में ऊपर उठती हुई। रूही झटके से बैठ गई। उसकी सिलाई मशीन तो अगले कमरे में थी, बिना छुई, कोई उसके पास नहीं था। दिल धड़कते हुए वह अपने फोन की कांपती रोशनी आगे किए गलियारे में दबे पांव बढ़ी। तेज, एकसार, बिना किसी हाथ के, और सुई धुंधलाहट में ऊपर नीचे गड़ती हुई। और लाल धागे की रील लगभग खाली हो चुकी थी। रूही हिल भी न सकी, चीख भी न सकी, बस देखती रही जैसे पहिया अपने आप धीमा हुआ और आखिरकार रुक गया। सन्नाटा चारों ओर से घेरने लगा। कांपती टांगों पर वह आगे बढ़ी और देखा कि मशीन ने क्या बनाया है। यह न कोई ब्लाउज था, न कोई कमीज, न कोई ऐसा परिधान जिसका वह नाम जानती हो, और फिर भी अपनी हड्डियों की गहराई में वह उसे पहचानती थी। यह किसी शरीर को लपेटने वाली चीज के आकार और रूप का था। एक कफन। उसने तो ऐसी कोई चीज सिली ही नहीं थी। भोर होते ही रूही प्रॉपर्टी एजेंट के दफ्तर की ओर भागी, वह सफेद कपड़ा बाहों में लपेटे हुए। मशीन अपने आप चलती है, उसने टूटती आवाज में कहा। इसने रात में एक कफन सिल दिया। एजेंट का रंग उड़ गया और उसने उस कपड़े को छूने से इनकार कर दिया। रूही को तब याद आया, पहली शाम, सुई से उंगली चुभोना, वो फीता जो सफाई करते वक्त किसी तरह उसकी अपनी कमर के गिर्द लिपट गया था। एजेंट ने उसके चेहरे पर जवाब पढ़ लिया और पीछे हट गया। मशीन किसकी थी? रूही ने दरवाजा रोकते हुए मांग की। कौशल्या कौन थी? एजेंट कुछ कहने को राजी न हुआ और उसने रूही को लगभग धकेलकर बाहर निकाल दिया। तो रूही उसके बजाय कस्बे की सबसे पुरानी चाय की दुकान पर गई, जहां सफेद बालों वाले बूढ़े हर बात याद रखते थे। और वहां उसने वह नाम जोर से बोला। खासकर तुम्हें नहीं, तुम्हारी सूरत से तो दर्जन का गुमान होता है। जब रूही ने जिद की तो वह करीब झुका, उसकी आवाज फुसफुसाहट में उतर आई और उसने रामपुर की दर्जन की कहानी सुनानी शुरू की। 40 साल पहले, बूढ़े ने कहा, कौशल्या इस इलाके की देखी हुई सबसे बेहतरीन दर्जन थी। दुल्हनें 3-3 गांव दूर से उसके हाथों से सजने आती थीं। कहते थे कि उसके टांके सबसे साधारण लड़की को भी रानी जैसा बना देते थे। फिर वह बड़ी शादी का साल आया। बूढ़े ने कहा, उसकी आंखें दूर कहीं खो गईं। जमींदार के इकलौते बेटे की शादी। और वही शादी उसका अंत बनी। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, रूही की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसे अचानक याद आया कि घर पर उसका काम पड़ा है। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और परेशान सी अधूरी कहानी छोड़कर घर की ओर जल्दी से लौट आई। सुना है तुम कौशल्या के घर की नई दर्जन हो? उसने बिना बुलाए अंदर कदम रखते हुए कहा। मुझे एक कुर्ता चाहिए। जितना बढ़िया तुम बना सको, कल तक मैं 3 गुना दूंगा। इससे पहले कि वह मना कर पाती, उसने नोटों का एक मोटा बंडल मेज पर पटक दिया। रूही नियम जानती थी, सूरज ढलने के बाद कोई नाप नहीं, और आसमान पहले ही काला पड़ चुका था। उसने आदमी से भोर में लौटने को कहना चाहा, पर उसकी आंखें कठोर हो गईं और आवाज ठंडी पड़ गई, और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो इनकार की इजाजत नहीं देता था। वह रकम 1 महीने की कमाई से ज्यादा थी। खुद को समझाते हुए कि एक छोटी सी रियायत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अपना फीता उठाया और दिए की रोशनी में वही उसका नाप लिया। कंधे, छाती, हर बांह की लंबाई, हर आंकड़ा उस खामोश कमरे में जोर से बोला गया। उस रात घर जी उठा। जैसे ही रूही ने अपना दिया बुझाया, मशीन चल पड़ी। पहले जैसी सब्र भरी सिलाई नहीं, बल्कि एक उन्मादी, भूखी खड़खड़ाहट जिसने फर्श के तख्तों को हिला दिया। उसने अपना कंबल सिर तक खींच लिया और भोर के लिए दुआ करने लगी, देखने से बहुत डरी हुई। जब रूही ने हिम्मत करके अगले कमरे में कदम रखा, तो मेज पर एक तैयार कुर्ता करीने से तय करके रखा था, हर सिलाई में बेअब, लाल धागे से सिला हुआ। उसने उसका एक टांका भी नहीं सिला था। वह आदमी कभी अपना कुर्ता लेने नहीं आया। दोपहर तक रामपुर में खबर फैल गई, एक धनी साहूकार अपने बिस्तर पर मरा पाया गया, बिना किसी चोट के। उसका चेहरा दहशत में जमा हुआ, न कोई घाव, न ही कोई वजह जो डॉक्टर बता सके। रूही का खून जम गया। मरे हुए आदमी का परिवार उसके शरीर को कपड़े पहनाने को कुछ ढूंढते हुए उसे तैयार पाएगा, बेअब, मुस्तैद, उसके बिल्कुल नाप का। मशीन ने उसके लिए कुर्ता नहीं सिला था, उसने उसके लिए उसके आखिरी कपड़े सिले थे। अब रूही इत्तेफाक शब्द के पीछे और नहीं छिप सकती थी। विधवा, साहूकार, दोनों का नाप लिया गया था, जानते बूझते या अनजाने में, और दोनों मर गए थे। उसके हाथों ऐसे कपड़ों में सजाए जाते जिन्हें सिलना उसे याद ही नहीं था। मशीन चुन रही थी, मशीन मार रही थी। उसने उस मशीन पर आने के बाद से सिले हर परिधान को याद किया, हर उस औरत को जो मुस्कुराकर बेअब, लाल धागे की बखिया पहने चली गई थी, और मतली की एक लहर ने उसे दोहरा कर दिया। वह पहले ही कितनों पर निशान लगा चुकी थी।
कितनी बस अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। रूही ने रुक जाने का फैसला किया। वह उस काली मशीन को दोबारा कभी नहीं छुएगी। उसने उसे घसीटकर वापस उस बिना खिड़की वाले कमरे में डाला, उस पर मटमैली चादर फेंकी और फूले हुए दरवाजे पर वैसे ही कुंडी लगा दी जैसे आते वक्त लगी थी। उसने सामान बांधना भी शुरू कर दिया, यह सोचकर कि रामपुर छोड़कर भाग जाएगी और उस शापित चीज को हमेशा के लिए अंधेरे में ताले में बंद छोड़ देगी। मगर तीसरी रात सिलाई फिर शुरू हो गई और इस बार वह उस कुंडी लगे दरवाजे के पीछे से नहीं आ रही थी, वह उसके अपने अगले कमरे से आ रही थी। रूही दौड़कर अंदर गई और सकते में रुक गई। काली मशीन एक बार फिर खिड़की के पास रखी थी, ठीक वहीं जहां उसने सबसे पहले रखी थी, और जो चादर उसने उस पर फेंकी थी वो अब करीने से तय होकर उसके पास फर्श पर पड़ी थी। और जब रूही दहशत में पीछे हटी तो उसे अपने कंधों पर कुछ छूता सा महसूस हुआ, एक धागा, बारीक और लाल, उसके अपने बालों से लटकता हुआ। उसने उसे खींचा और वह खत्म ही न हुआ, अनवरत खुलता गया जैसे उसके अपने भीतर से निकल रहा हो। रूही पीछे लड़खड़ाई और उसकी नजर मशीन के पॉलिश किए काले पहलू पर पड़ी, जहां दिए की रोशनी एक काला टेढ़ा आईना बना रही थी। उस अक्स में वह अकेली नहीं थी। उसने वापस मशीन की ओर देखा और वह आकृति अब भी अक्स में थी, अब और करीब, सिर एक ओर झुकाए, उसे उस मकड़ी की सब्र भरी भूख से ताकती हुई जिसने अपने जाले को कांपते महसूस कर लिया हो। उस पूरी रात रूही घर के हर दिए को जलाए जागती बैठी रही, पीठ दीवार से सटाए, आंखें उस काली मशीन पर टिकाए। तड़के के पहर में तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांस हवा में धुंध बनाने लगी और रील पर का लाल धागा अपने आप सुई में से गुजरने लगा। उसने बस एक सुई उंगली उठाई और धीरे धीरे मशीन के सामने पड़ी खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। हर चीखती हुई सहजवृत्ति के खिलाफ रूही ने अपने शरीर को उठते और कुर्सी की ओर बढ़ते महसूस किया, मानो अदृश्य धागे उसकी कलाइयों और टखनों से सिले हों, उसे सीट में नीचे खींचते हुए। जिस पल वह बैठी कमरा घुल गया और वहां मशीन पर बैठी थी सायों वाली वो औरत पर अब समूची जिंदा, उसका चेहरा खुला और दयालु, सिलाई करते हुए वही बेशब्द लोरी गुनगुनाती हुई। रूही समझ गई कि उसे कुछ दिखाया जा रहा है। वह चुड़ैल सिर्फ उसे डरा नहीं रही थी, वह उसे अपनी कहानी सुना रही थी। उस दृश्य ने दिखाया कि कौशल्या ने जमींदार के बेटे के लिए शादी के कपड़े पूरे दिल से सिले थे, दूल्हे के कोट में असली सोने का धागा बुनते हुए। पर बाद में जब सोना गिना गया तो कुछ कम निकला और जमींदार के परिवार को किसी पर इल्जाम लगाना था। उन्होंने उसके दरवाजे बंद कर दिए, उसके अपने ही खूबसूरत कपड़े उसके चारों ओर ढेर कर दिए और उसकी कारीगरी की जगह को आग के हवाले कर दिया, जबकि वह अब भी अंदर थी, उस मशीन के लिए चीखती हुई जिसे वह छोड़ने को राजी न थी। कौशल्या जल गई पर उसकी नफरत न जली। अपने साथ हुए अन्याय से बंधी उसकी रूह उस इकलौती चीज में उंडेल गई जिसने कभी उसे प्यार लौटाया था, वह काली लोहे की मशीन जो लपटों से अनछुई बच गई थी। उस रात से किंवदंती कहती है वह सिलती रही। मशीन अभागे का नाप ले लेती और पहले से ही उसका आखिरी परिधान सिल देती, और जब कपड़ा पूरा हो जाता तो पहनने वाले के दिन भी पूरे हो जाते। 40 साल वह अंधेरे में ऐसे हाथों का इंतजार करती रही जो इतने हुनरमंद हो कि उसे दोबारा चला सके। रूही के हाथ, उस दृश्य ने उसे छोड़ा और रूही हाँफते हुए आगे की ओर गिर पड़ी, वापस अपने समय में। दहशत और समझने की बेताब चाह से प्रेरित होकर उसने उस शापित कमरे को छान मारा, कौशल्या के छोड़े किसी भी निशान की तलाश में। उसने कांपते हाथों से सबसे ताजा पन्ने पलटे और वहां ताजी लाल स्याही में जो सूखे खून जैसी लगती थी, विधवा का नाम और साहूकार का नाम लिखा था, हर एक की तारीख ठीक उसी दिन की जिस दिन वे मरे थे। गले तक रेंगती दहशत के साथ रूही ने आखिरी लिखे पन्ने को पलटा और बही खाता उसके हाथों से गिर पड़ा। वहां सबसे नीचे उसी ताजी लाल स्याही में उसका अपना नाम था, रूही, और नापों के बगल में एक तारीख थी। रूही उसे तब तक घूरती रही जब तक वे अंक उसके जहन में दाग न गए। वह 9 दिन दूर थी, 9 दिन। शीन ने उसके उस जाले में कदम रखते ही उसका कफन का नाप ले लिया था और तब से इंतजार कर रही थी, उसे आराम से होने देती, उसे अपने को खिलाने देती, उसके भाग्यशाली हाथों से अपने शिकारों की सूची मोटी करती रही। उसके सिले हर बेब परिधान चारा थे और वह आखिरी इनाम। उसने अपना बैग उठाया, उसमें अपने पैसे और कागजात ठूंसे और सामने के दरवाजे की ओर भागी, कसम खाती हुई कि कभी नहीं लौटेगी, हर शापित धागे को पीछे छोड़ने को तैयार। मगर जब उसने दरवाजा झटके से खोला तो वह गली में नहीं निकली, वह अपने ही अगले कमरे में कदम रख चुकी थी, उस काली मशीन के सामने। उसने फिर कोशिश की और फिर जो भी दरवाजा वो खोलती वह उसे उसी कमरे में वापस ले आता, हर खिड़की बाहर गली दिखाती। फिर भी जब वह उसमें से चढ़कर निकलती तो एक बार फिर उसी सब्र भरी काली मशीन के सामने उतरती। हर एक अकेला अनंत फेर बन चुका था जिसके केंद्र में मशीन थी, जैसे मकड़ी अपने जाले के दिल में बैठती है। बचने के लिए उसे उसे काटना होगा, कौशल्या का सामना करना होगा और किसी तरह 40 साल पुराने शाप को मिटाना होगा। और उसके पास इसे सीखने के लिए सिर्फ 9 दिन थे। एक ही इंसान बचा था जो शायद मदद कर सकता था, चाय की दुकान वाला वो बूढ़ा जिसने कहानी शुरू की थी और जो उसे खत्म करने से डरता था। रूही ने उसे भोर में ढूंढ निकाला और जब तक वो बोल न पड़ा, टस से मस न हुई।
जब उसने बताया कि उसका नाम बही खाते में लिखा है तो उसका चेहरा तरस से बुझ गया। इसे वही बताओ जो तुमने मुझे बताया, बूढ़े ने नरमी से कहा। उस अंधी औरत की धुंधली आंखें रूही की ओर ऐसे मुड़ी मानो वे अब भी देख सकती हो। मशीन यूं ही नहीं मारती, अंधी औरत ने सूखे पत्तों जैसी आवाज में कहा। वो भूखी है पर इंतजार भी करती है। 40 साल से वो हुनरमंद हाथों वाली एक दर्जन ढूंढ रही है, एक ऐसी जिसे वह अपना बना सके ताकि काम कभी न रुके। ये मौतें वह तरीका है जिससे वह इंतजार करते हुए खुद को खिलाती है। बुढ़िया लंबी देर तक खामोश रही। एक रास्ता है, उसने आखिरकार कहा, पर वह एक बार भी कारगर नहीं हुआ। तुमसे पहले हर लड़की नाकाम रही है। कौशल्या आग और अन्याय से इस मशीन से बंधी थी, बुढ़िया ने कहा। खुद को आजाद करने के लिए तुम्हें उसे भी उसी तरह आजाद करना होगा। मशीन को उसी जगह वापस लाओ जहां वह जली थी, उस पिछले कमरे के फर्श पर, और उसे अपने ही हाथ से जलाई लो से आग लगाओ। पर लोहा जलता नहीं और उसकी नफरत तुमसे पुरानी है। औरत ने रूही की कलाई कसकर पकड़ी। तुम्हें कहना होगा कि तुम उस पर यकीन करती हो। तुम्हें कहना होगा कि वह बेगुनाह थी। रूही 8वीं रात उतरते ही घर लौट आई, बुढ़िया के शब्द किसी ताबीज की तरह अपने दिल से लगाए हुए। वह नाप लेकर लाश बनाए जाने का इंतजार नहीं करने वाली थी। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है, उसने खामोश लोहे से फुसफुसाया। पर मैं तुम नहीं बनूंगी। आज रात हम में से एक का अंत है। जिस पल्लो ने कपड़े को छुआ, घर गुस्से से फट पड़ा। तापमान गिर गया, दिए बुझ गए, और रील पर का लाल धागा किसी जीवित चीज की तरह हवा में उछला, रूही के गले की ओर लपकता हुआ। वह झुक गई और वह उसके बजाय उसकी कलाई के गिर्द लिपट गया, गहरा काटते हुए। उसने पिनों से भरा मुंह खोला और चीखी, और सिर्फ उस आवाज ने रूही को घुटनों के बल गिरा दिया। हर साए से धागे लहराकर निकले, खुद को रूही के कपड़ों, उसके बालों, उसकी खाल से सिलते हुए, उसे जलती मशीन की ओर घसीटते हुए ताकि उसे वहीं खत्म कर दे जहां वह पड़ी थी। लपटें और ऊंची उठी, पर उनके बीच का लोहा ठंडा और बिना जला बैठा रहा, ठीक वैसे ही जैसे बुढ़िया ने चेताया था। तुम बेगुनाह थी। उन्होंने झूठ बोला, सब जानते थे कि तुम बेगुनाह हो और किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं तुम पर यकीन करती हूँ कौशल्या, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। एक पल के लिए चीखना रुक गया और वह रूह बिल्कुल जड़ हो गई। उस जमे हुए पल में उस मुर्दा चेहरे में कुछ बदल गया। सफेद अंगारे जैसी आंखें डगमगाईं और लाल रंग का एक अकेला धागा किसी आंसू की तरह या खून की एक बूंद की तरह उस जले गाल पर बह गया। रूही के शरीर पर धागों की पकड़ ढीली पड़ गई। कौशल्या ने अपना उजड़ा चेहरा घुलती मशीन की ओर मोड़ा और पूरे घर में एक आग गूंज गई, गहरी और दुख भरी, 40 साल के क्रोध के आखिरकार छूट जाने की आवाज। रूही खुद को छुड़ाकर हाँफते हुए उस जलते कमरे से बाहर रेंग गई। वह गली में ढह पड़ी जब घर धुएं से भर गया। यकीन था कि सब खत्म हो गया, यकीन था कि वह जीत गई। पड़ोसी बाल्टियां लेकर दौड़े आए। आग छोटी थी और जल्द ही बुझ गई, सिर्फ पिछले कमरे और उसके दशकों के सूखे कपड़े को ही खा पाई। चोटिल जली और कांपती हुई रूही ने खुद को राहत में रोने दिया। चौथे दिन वह अपना सामान समेटने और रामपुर हमेशा के लिए छोड़ने लौटी। उसने उस काले पड़े पिछले कमरे में कदम रखा और उसका दिल रुक गया। मशीन उस जले फर्श के बीचों बीच बैठी थी, समूची और दमकती, उस पर आग का एक भी निशान नहीं। सुनहरी बेलें ऐसे चमक रही थी जैसे ताजी रंगी हो। पीतल की नामपट्टी रोशनी पकड़ रही थी। रील फिर भर चुकी थी, उस गाढ़े गीले लाल धागे से भारी जो किसी ताजे घाव का होता है। तुमने मुझ पर यकीन किया, उसने कहा। किसी ने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। आग मुझे कभी आजाद नहीं कर सकती थी, कौशल्या ने उठते हुए कहा। कोई चीज नहीं कर सकती। मैं इस लोहे से तब तक बंधी हूँ जब तक कोई मेरी जगह न ले, कोई हुनरमंद हाथों और यकीन करने वाले दिल वाला। तुम में दोनों हैं। मेरी मशीन पर बैठो, मेरा काम संभालो और मैं आखिरकार आराम करूंगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं मारूंगी। कौशल्या मुस्कुराई, उदास और निश्चिंत। तो मशीन तुम्हारे लिए चुन लेगी और वह पहले ही किसी ऐसे से लगाव कर बैठी है जिसे तुम प्यार करती हो। बता बच्ची, तेरी छोटी बहन अनु कैसी है? वह नाम रूही को किसी प्रहार की तरह लगा। अनु उसकी छोटी बहन, उसका बचा हुआ इकलौता परिवार। कौशल्या तैरती हुई मशीन के पास गई और एक सुई उंगली खुले बही खाते पर रख दी। पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक ताज़ा शीट पर ठहर गए और वहां चमकती लाल स्याही में एक नया नाम अपने आप लिखता जा रहा था, अक्षर दर अक्षर अनु। मुझे ठुकराओ, कौशल्या फुसफुसाई, और मशीन तुम्हारे बजाय उसे ले लेगी। इस बार चुनाव तुम्हारा है। रूही का दिमाग हर बच निकलने के रास्ते से दौड़ा और कोई न पाया। वह उस घर से नहीं भाग सकती थी जो खुद पर मुड़ जाता था। वह उसे नहीं जला सकती थी जो जलता ही नहीं था। वह अनु को ऐसे शाप से नहीं चेता सकती थी जो किसी भी दूरी को पार कर ले, जिसे काम करने के लिए बस एक नाम और एक आंकड़ा चाहिए। एक ही रास्ता था जो अनु के नाम को उस बही खाते से दूर ले जाता था, और वह सीधे उस काली मशीन के सामने पड़ी खाली कुर्सी तक जाता था। कौशल्या उसे यह समझते देखती रही और इंतजार करती रही, मौत जितनी सब्र भरी। मगर रूही एक दर्जन थी, और दर्जी किसी भी पैटर्न में खामी ढूंढना सीख जाते हैं।
अगर मशीन को चुनने पर मजबूर किया जा सकता है, उसने सोचा, तो उस चुनाव को मोड़ा भी जा सकता है और जो शार्प नामों और नापों पर चलता है, उसे भी उन्हीं से छला जा सकता है। पहले उसे अनु को बचाना था। उसने एक पड़ोसी का फोन उधार लिया और अपनी बहन को फोन किया, अपनी आवाज हल्की रखते हुए। उसे फौरन नदी के मंदिरों की तीर्थयात्रा पर निकल जाने को कहा और रूही के सिले हर परिधान को फेंक देने को। मुझसे वादा कर, रूही गिड़गिड़ाई। सिर्फ नए कपड़े यहाँ से दूर खरीदे हुए। वजह मत पूछ। अनु के सुरक्षित निकल जाने के बाद अपने सिले किसी भी कपड़े की पहुंच से दूर रूही आखिरी रात अकेली मशीन का सामना करने मुड़ी। अब वह उस सौदे को पूरी साफगोई से समझती थी। चाप को एक दर्जन चाहिए थी। जब तक उसे एक न मिल जाए वह नहीं रुकेगा। अगर मशीन को इतनी बुरी तरह एक दर्जन चाहिए थी, तो वह उसे एक आखिरी परिधान देगी, किसी और के नाप से नहीं, बल्कि अपने ही नाप से, अपने ही आजाद और राजी हाथ से सिला हुआ। कौशल्या ने देखा, पहली बार अनिश्चित, जैसे रूही ने शांति से सफेद कपड़ा उठाया और खुद मशीन में धागा डाला। क्या कर रही हो बच्ची? रूह ने पूछा। रूही ने जवाब नहीं दिया। वह अपना ही कफन अपने ही हाथों से, अपनी ही मर्जी से सिलेगी और शाप से वह चोरी छीन लेगी जो उसे जीवन देती है। एक तोहफा शाप नहीं हो सकता। वह सिलने लगी। पहिया उसके स्थिर हाथ के नीचे घूमा, लाल धागा सफेद कपड़े में गड़ता गया और हर टांके के साथ वह जोर से बोलती गई, यह मेरा है, मैं इसे आजादी से दे रही हूँ, ये किसी ने मुझसे छीना नहीं। कौशल्या का रूप झिलमिलाने लगा, साड़ी अपने किनारों से उधड़ने लगी, पर रूही सिलती रही, शांत और निश्चिंत, सुई के हर फेर के साथ उस तोहफे का नाम लेती हुई। और वह जितनी आजादी से देती गई, शाप उतना ही कमजोर होता गया, क्योंकि शाप सिर्फ ले सकता है जो पेश किया जाए, उस पर उसका कोई बस नहीं। जैसे ही आखिरी सीवन बंद हुई, वह कफन रूही की गोद में तैयार पड़ा था, चारों ओर लाल से बखिया किया हुआ बेऐब, उसकी बनाई अब तक की सबसे बढ़िया चीज। मशीन ने एक आखिरी झुरझुरी ली और जड़ हो गई। कौशल्या आखिरकार बंधन मुक्त खड़ी थी, उसकी उदास आंखें छलक रही थीं। शुक्रिया, उसने सांस भरी। रूही राहत में रोने लगी। यकीन था कि उसने शाप तोड़ दिया। उसने गौर नहीं किया कि हत्थी उसकी उंगलियों के नीचे कितनी गर्म हो गई थी, न ही ये कि उसके अपने हाथ अभी भी सिलते रहने को मचल रहे थे। हफ्तों में पहली बार रूही बिना डर के सोई। भोर होते ही उसने अपनी थोड़ी सी चीजें बांधी और रामपुर हमेशा के लिए छोड़ने को सामने के दरवाजे की ओर चली। उसने हत्था घुमाया, बाहर कदम रखा और खुद को अपने ही अगले कमरे में पाया, उस काली मशीन के सामने। पर शाप को कभी मरने की जरूरत ही नहीं थी, उसे बस कुर्सी संभालने को एक नई दर्जन चाहिए थी। और रूही उसमें राजी होकर बैठ चुकी थी, अपने ही दो हुनरमंद हाथों से। अब वह समझ गई कि उसने सच में क्या कर डाला था। बुढ़िया का इलाज, यकीन करने वाला दिल, आजादी से दिया गया कफन, इन सब ने कौशल्या को आजाद कर दिया था। हाँ, पर उस बंधी रूह की आजादी के लिए हमेशा एक बदले की जरूरत थी, एक ताजा रूह जो उस अनंत काम को संभाल ले। उसने इसलिए विनती की थी क्योंकि उसे डर था कि रूही कहीं एक टांका पहले ही रुक न जाए और 40 साल में दर्जन को पेश हुई इकलौती आजादी को बर्बाद न कर दे। मौसम बदलते रहे और गली के सिरे वाला घर एक बार फिर खामोश और वीरान पड़ गया कस्बे की नजरों में। पर चाय की दुकान के बूढ़े फिर से रात के गहरे पहर में एक आवाज की बात फुसफुसाने लगे। खट खट घर, एक ऐसे घर में सिलाई मशीन का सब्र भरा गीत जहां कोई नहीं रहता था। मशीन की बांह पर पीतल की नामपट्टी चांदनी पकड़ रही थी। उस पर उकेरा नाम अब कौशल्या नहीं पढ़ा जाता था, वह पढ़ा जाता था रूही। सालों बाद एक प्रॉपर्टी एजेंट एक संघर्ष करती नौजवान दर्जन के सामने खड़ा था और उसकी कॉम्पती हथेली में एक चाबी दबा रहा था। बहुत समय से खाली पड़ा है, उसने कहा, किराया इतना कम बताते हुए कि वह रो पड़ने को थी। एक शर्त, अंधेरे के बाद कभी नाप मत लेना। एक खूबसूरत काली मशीन गाढ़े लाल धागे से सजी सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। और अंधेरे में कहीं से कपड़े के फटने जितनी मुलायम एक औरत की आवाज फुसफुसाई, भाग्यशाली उंगलियां। धीरे धीरे पहिया घूमने लगा।